हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोगों को कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में या कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। लिखिए, लैंगमुइर इन द ईयर 1919, LANGMUIR, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु एक्चुअली इन्वेंटेड और एक्चुअली डिस्कवर्ड, वो डिस्कवर किया क्योंकि कंपाउंड्स तो पहले से प्रेजेंट थे। ही डिस्कवर्ड कि किस प्रकार से जो एलिमेंट्स हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। लैंगमुइर इन द ईयर 1919 improved the Lewis concept, improved the Lewis concept by introducing a term called covalent bond. The bond is formed by mutual sharing of electron. The bond is formed by mutual sharing of electron between the combining atoms known as covalent bond. The bond is formed by mutual sharing of electron between the combining atoms known as covalent bond. Full stop. This bond is generally formed between two electronegative elements. This bond is generally formed between two electronegative elements या non-metallic elements ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये जो बॉन्ड है वो किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल्स में ज्यादा देखा गया है कि नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड ज्यादा एग्जिस्ट करता है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आप Cl2 को ध्यान से देखें। Cl2, Cl के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। सिमिलरली एक और Cl के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। आपस में इन दोनों ने कुछ बातचीत की और कहा देखो थोड़ी देर के लिए तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे देना, जब ये इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो आप काउंट करेंगे तो 7 तो इसके पहले से थे और इसका एक जुड़कर क्या हो गया? 8 हो गया। सिमिलरली जब थोड़ी देर के लिए इसने अपना इलेक्ट्रॉन उसको दिया तो इसके पास कितने हो गए? 8। आउटर मोस्ट सेल में इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल में इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब बॉन्ड बनता है उस तरह के बॉन्ड को आप क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये Cl2 है, आप यहां पर O2 का भी एग्जांपल ले सकते हैं। O2 ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 और एक 6। सिमिलरली एक और ऑक्सीजन, उसके भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 और एक 6। आपस में इन्होंने क्या किया? वापस से एक रजामंदी हुई कि भाई थोड़ी देर के लिए तुम ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास रख लेना, थोड़ी देर के लिए मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे देता हूं। इसके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसके भी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इस प्रकार से O2 बॉन्ड फॉर्म हुआ। और सिमिलरली आप N2 बॉन्ड भी फॉर्म करा सकते हैं, जहां पर ये नाइट्रोजन, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली इसके भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? इसके आउटर मोस्ट में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में शेयरिंग की, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड, इसके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से जब बॉन्डिंग होती है नॉन मेटल्स के बीच में, जहां पे देयर इज शेयरिंग ऑफ बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड आर कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एक बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। 2 बॉन्ड होता है तो उसे क्या बोलते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और 3 बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड दिस इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये तीनों आप डायग्राम अपनी कॉपी में बनाएं और उसके नीचे लिखें टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। होप कि आपने बना लिया होगा। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हेडिंग उसके नीचे आपको डालना चाहिए, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। दिल बनाना नहीं है, इसलिए ज़्यादा मतलब उसमें स्पेसिफिकेशंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। झटपट में बनाना है तो झटपट में बना लीजिए। ऐसा बिल्कुल दिल बना रहे हैं कि उसमें वेन्स इधर से जा रहा है, आर्टरी इधर से जा रहा है, वैसा नहीं है। बस सिंपल डॉट्स बनाने हैं।
हाँ, मैं थोड़ा रचनात्मक हो गया हूं कि हाँ अलग अलग कलर से अलग अलग ऐसे थोड़ा देखने में सुंदर लगे, इसलिए आप, इसका ये मतलब नहीं कि आप भी लगे पड़े एकदम पूरा कलरफुल उसको बनाने में, उतना ज़्यादा रचनात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, पहला लिखें क्लासिफिकेशन। पहला लिखें टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पहला लिखें क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पहला लिखें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। हाँ मैडम, आप बताइए कितने प्रकार के होंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स? तीन होंगे। कौन कौन से? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल को। बस लिख लीजिए उसके अंदर, पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा डबल कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, गॉट इट? सेकेंड लिखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मुझे एक चीज बताइए, ये जो अभी तीन बॉन्ड आपके बोर्ड पर बना हुआ है, ये तीनों के तीनों बॉन्ड किस तरह के होंगे? ये बॉन्ड भी नॉन पोलर होगा, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में क्या है? बराबर हैं। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस क्लोरीन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस क्लोरीन, तो दोनों जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये किसी एक की तरफ हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। जितनी देर इसके पास रहेंगे उतनी देर इसके पास रहेंगे। कोई एक इसे अपने पास ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों बराबर ताकत के हैं। किसी एक के पास ज्यादा ताकत नहीं है जो उसे अपनी तरफ ज्यादा खींच सके। सिमिलरली इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पर भी मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहती है वहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन उसका, उसको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर बॉन्ड, बिकॉज द पोलैरिटी इज नॉट बीइंग डेवलप्ड बिटवीन द एटम्स। एटम्स के बीच में पोलैरिटी डेवलप नहीं होती है। वेयरएज कुछ एग्जांपल अभी देता हूं, जैसे एक मैं दे रहा हूं HCl का। ये हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब ये इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, सपोज ये इस प्रकार से इसके बीच में बॉन्डिंग हो गई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन से। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादातर किसके पास रहेगा? क्लोरीन के पास रहेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? डेल माइनस। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? डेल प्लस। इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को आप क्या कहते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो जिस प्रकार से ये मैंने बनाया है, एक और मैं बनाता हूं। जैसे देखिए वाटर, एक मिनट, जैसे देखिए वाटर की मैं बात करूं, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और एक 6। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये इन दोनों का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा देर किसके पास रहेगा? इसके पास। और इधर का भी जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा देर किसके पास रहेगा? इसके पास। इसके ऊपर 2 डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल प्लस। इस प्रकार से इसके भी अंदर कौन सा बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? सेम एटम जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, नॉन पोलर। बाकी सारे नहीं, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक और एग्जांपल देता हूं, AlCl3। एक और एग्जांपल देता हूं, AlCl3। एल्युमिनियम, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे। अब इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। और इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और एक 7।
ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है डेल माइनस, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है डेल माइनस, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है डेल माइनस, इसके ऊपर 3 डेल प्लस चार्ज पैदा होगा। तो यहां पर भी ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादातर किसके पास रह रहे हैं? क्लोरीन के पास रह रहे हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। और जहां कहीं भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और जहां नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मेरे मन में एक डाउट आना चाहिए, जो आपके मन में आना चाहिए पर पता नहीं आया कि नहीं आया। सर, जब आप AlCl3 लिख रहे हैं तो आपने इसको ऐसा क्यों नहीं लिखा Al3 प्लस थ्राइस ऑफ Cl माइनस? जब आप HCl लिख रहे हैं तो आपने इसे ऐसा क्यों नहीं लिखा H प्लस Cl माइनस? आप इसे आयनिक क्यों नहीं बता रहे हैं? आप इसे कोवेलेंट क्यों बता रहे हैं? और पानी, वाटर को भी जब आप देख रहे हैं तो पानी को भी सर जब आप तोड़िएगा तो ये तो ऐसा बनना चाहिए, पानी होगा H प्लस OH माइनस। तो भाई आप इन सबको आयनिक बता रहे हैं और बॉन्ड बनाते हैं सारा कोवेलेंट। बॉन्ड बन रहा है तो फिर वो आयनिक नहीं ना है, मतलब जब डिसोसिएट कर रहे हैं तभी ना वो आयंस बनेगा। बॉन्ड बना है तो फिर बॉन्ड बना है तो आयनिक हमको जो लग रहा है वो। हाँ बॉन्ड बन रहा है तो फिर वो मतलब उसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज। आयनिक बॉन्ड नहीं है, आयनिक भी तो बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड है। हाँ न्यूट्रल रहेगा। हाँ। जैसे वो जब HCl बन रहा है तो HCl अरे मेरा डाउट ही कुछ और है, आप डाउट कुछ और समझ रहे हैं। मैं कह रहा सर आपने बॉन्ड कोवेलेंट बनाया है और तोड़ रहे हैं आयनिक की तरह। लफड़ा ये है, तो आप आयनिक बॉन्ड बोलते हैं और आयनिक बॉन्ड बताते हैं, आपने वहां पे कोवेलेंट बताया और तोड़ते हैं आयनिक की तरह। कंप्लीट शेयरिंग नहीं हो रहा है ना इस केस में। तो कंप्लीट शेयरिंग नहीं हो रहा, लेकिन जब आप तोड़ रहे हैं तब तो आप मान रहे हैं ना, ये तो सोडियम की तरह बिहेव करवा रहे हैं आप इसको, तब ना इसका पूरा इलेक्ट्रॉन आपने क्लोरीन को दे दिया। पर ऐसा तो होता नहीं है। हो क्या रहा है? तो हाइड्रोजन शेयर करता है। पर यहां पे क्यों ऐसा हो रहा है? यहां क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा, वहां ज्यादा टाइम तक क्लोरीन रखता है तो इसलिए आप उसको पूरा चार्ज दे दिएगा। पूरा चार्ज देने का मतलब तो इलेक्ट्रॉन रख लिया, पूरा चार्ज देने का मतलब तो परमानेंटली रख लिया। क्लोरीन के ऊपर आप पूरा नेगेटिव देते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो पूरा सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन उसको कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यहां पर आप एल्यूमिनियम क्लोराइड लिख रहे हैं तो Al3 प्लस थ्राइस ऑफ Cl माइनस, तो आयनिक के पॉइंट सब टूटा है। पर यहां तो ऐसा नहीं है, यहां तो 3 डेल प्लस और 3 डेल माइनस है, यहां शेयरिंग का बॉन्ड है, यहां कंप्लीट ट्रांसफर है। कुछ लफड़ा है जो आप अभी उसके बारे में नहीं जानते, अभी आप उसके बारे में नहीं जानते, जानेंगे 1-2 क्लास में जान जाएंगे। हेडिंग डालें, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ number of electron present in valence cell. Classification on the basis of number of electron present in the valence cell. तीसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन में कंपाउंड जो होते हैं कोवेलेंट वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हाइपोकोवेलेंट कंपाउंड और एक होता है हाइपर कोवेलेंट कंपाउंड। लिखिए, पहला हाइपोकोवेलेंट कंपाउंड। हाइपोकोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बताए हैं क्या? हाइपोकोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बताए हैं कुछ भी? अरे कैसे नहीं बताए? बताना चाहिए था। कुछ नहीं बताए हैं। कॉसल लुईस अप्रोच पढ़ाए हैं? कॉसल लुईस अप्रोच का ड्रॉबैक लिखवाए हैं? ड्रॉबैक में हाइपोकोवेलेंट कंपाउंड लिखवाए हैं? क्या बात करते हैं आप लोग? ये इसका मतलब क्लास नोट भी ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है क्लास नोट भी आप ठीक से एक बार नहीं पढ़ रहे हैं। BF3 और SF6 2 एग्जाम्पल दिए होंगे। BF3 इज अ कंपाउंड विच इज हाइपोवेलेंट एंड SF6 इज एन एग्जाम्पल विच इज हाइपरवेलेंट। कैसे आप लोग बोल देते हैं नहीं सर आप कुछ नहीं पढ़ाए? पढ़ाए तो हमें, आप घर में जाके पढ़ नहीं रहे। लिखें, हाइपोकोवेलेंट कंपाउंड, द कंपाउंड विच हैव इलेक्ट्रॉन लेस देन 8, द कंपाउंड विच हैव electron less than 8 present in their outermost cell is called electron deficient molecule or hypocovalent compound. The compound which have electrons less than 8 present in the outermost cell is called
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल और हाइपोकोवेलेंट कंपाउंड। एग्जाम्पल इज BF3, बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। हर फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस प्रकार से जो बॉन्ड बनती है उसको आप क्या कहते हैं? इस तरह से जो बॉन्डिंग होती है उसको आप क्या कहते हैं? हाइपोकोवेलेंट कंपाउंड। AlCl3 कैन ऑल्सो बी द एग्जाम्पल ऑफ दिस ओनली। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7। अब मैं 7 नहीं बना रहा, सिर्फ इसका एक ही बना रहा हूं, ये अजम्पशन लेते हुए कि अब आप समझ गए हैं कि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और कुछ इस प्रकार से इसके बीच में क्या होगी? बॉन्डिंग होगी। और एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, दैट इज BeCl2, दैट इज BeCl2। Be के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, आपस में एक एक के साथ क्या कर ले रहे हैं? बॉन्ड बना ले रहे हैं। ये सारे कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, these all compounds are the example of hypocovalent compound। हेडिंग डालें hypercovalent compound। तीनों स्ट्रक्चर बनाने के बाद हेडिंग डालिएगा हाइपर, दिस इज हाइपोकोवेलेंट कंपाउंड। ये सारे हाइपोकोवेलेंट कंपाउंड हैं। अभी मैं बोलूंगा हाइपर कोवेलेंट कंपाउंड, हाइपर कोवेलेंट कंपाउंड। अब हाइपर कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। लिखिए द कंपाउंड्स विच हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, द कंपाउंड्स विच हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल is called electron rich species and also called as hypercovalent compound, also known as hypercovalent compound. Example IF6। पहले जो एग्जाम्पल में मैंने SF6 वगैरह जो फोटो बनाया था वो सब गलत फोटो बनाया था, पर अब जो मैं डायग्राम बना रहा हूं ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, तो इसको जैसा बना रहा हूं वैसा ही बनाइएगा, क्योंकि दीज ऑल आर दी एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड IF6। ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन एंड दिस इज फ्लोरीन, और ये बीच में क्या प्रेजेंट है? आयोडीन प्रेजेंट है। तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। अब आप इसी सब स्ट्रक्चर के डायग्राम बनाना चाहिए। नेक्स्ट XeO4, XeO4, फिर मैं आपको दिखाऊंगा SF6। ये सारे के सारे उसी प्रकार से होते हैं। XeO4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये इस प्रकार से आपके सारे एटम्स होंगे, सॉरी, ये इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर होगा। डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, this is also double bond oxygen, this is also double bond oxygen, this is also double bond oxygen, वैकेंट लोब ऊपर भी और वैकेंट लोब नीचे भी। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। दिस इज XeF4 एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज SF6, या मैं IF5 का बना देता हूँ, IF5 का बना देता हूँ। IF5 का स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार से। IF5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये F, दिस इज F, दिस इज F, दिस इज F, दिस इज, ये F होगा। इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ IF5। अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेने का है कि सर ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये समझा ही नहीं रहा हूं तो समझ में कैसे आएगा। सबका नाम लिख लीजिए। दिस इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, दिस इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, या इसी को कई बार हम लोग स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं?
square bipyramidal, square bipyramidal, pyramidal. This is square planar, this is square planar, and this is distorted square pyramidal या सिर्फ simply square pyramidal, square pyramidal. Don't get overburdened कि सर ये आप तो क्या 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 सब बनवाने लग गए, कुछ बताए भी नहीं सब के बारे में और खाली ऐसे अजीबोगरीब चीज़ सब दिखा रहे हैं. आप अगले ही कॉन्सेप्ट दैट इज वीबीटी नहीं वीएसईपीआर या वीएसईपीआर में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा दूंगा. बेंड रूल करके कॉन्सेप्ट आता है एंड देयर आफ्टर आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा. हेडिंग डालें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड. Characteristics of covalent compound. Characteristics of covalent compound. Right. There are 5 characteristics of covalent compound. Namely, there are 5 characteristics of covalent compound. Namely, physical state. First is physical state. Second is boiling and melting point. Third is solubility. Fourth is electrical conductivity. And fifth is isomerism. First is physical state, second is boiling and melting point, third is solubility, fourth is electrical conductivity and fifth is isomerism. एक एक करके जल्दी जल्दी लिखते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा. The covalent compound, पहले लिखिए physical state. The covalent compound exists in all the 3 states, solid, liquids and gas. Physical properties में लिखिए the covalent compound exists in all the 3 states, सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस. आपको आयनिक कंपाउंड में क्या बोला? आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है जनरली इन सॉलिड स्टेट, बट कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, पहली बात. सेकेंड, राइट अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सेकेंड पॉइंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ही है. जनरली the melting and boiling point of covalent compounds are lower. Generally, the melting and boiling point of covalent compounds are lower. एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं, संभाल पाइएगा तो संभालिएगा. देखिए, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है. ये बात मैंने लास्ट क्लास में आपसे बताया होगा, ठीक है. कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल बॉन्ड होता है. समझते हैं. all directional bonds are stronger bonds. ये भी सत्य कथन है. all directional bonds are stronger bonds, ये भी सत्य कथन है. मेरा आर्ग्यूमेंट है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के ऊपर. मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के ऊपर. अगर मेरा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो है वो अगर ज्यादा है तो उसको बॉयल कराने में या मेल्ट करने में मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगी. कोई दिक्कत? आयनिक बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है? कोवेलेंट, बिकॉज इट इज डायरेक्शनल इन नेचर एंड दिस इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से ये जो है इससे ज्यादा ताकतवर है. गॉट इट?
आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ऐसा मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था कि आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था, याद है आपको? अच्छा, अब कोवेलेंट बॉन्ड चूंकि आयनिक बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग है, नहीं है? मैंने बताया होगा, ये उस दिन भी आपने इसी तरीके से पूछा था, मैंने बताया था अपने रेंज में। तो याद ही नहीं रख रहे यार बातों को, फिर तो मतलब मैं जिस दिन आपको लास्ट चैप्टर एल्काइल हैलाइड पढ़ा रहा हूँ उस दिन आप पूछ रहे होंगे सर मोल कॉन्सेप्ट क्या है। ऐसा थोड़ा होता है, जो एक बार बता दी वो तो याद रखना पड़ेगा ना। तो अब वो आर्ग्यूमेंट फिर से बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। खैर, अभी जो मैं बोल रहा हूं, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है इसमें 1% का कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, तो बहुत सुंदर से मैंने लिखा है इसलिए क्योंकि ये सब सही लिखा हुआ है। ठीक है, मैं जो आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं इसलिए मैं बोला कि इसको संभाल पाएगा तो संभालिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है डायरेक्शनल नेचर का, आयनिक बॉन्ड होता है नॉन डायरेक्शनल। उस हिसाब से अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूं तो मैं बोलूंगा कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन आयनिक बॉन्ड। ये मैंने कहा, यानी इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज ग्रेटर देन द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये आर्ग्यूमेंट आपको डाइजेस्ट होता है ना? ठीक है, ये तो हो रहा है क्योंकि ये तो मैं नहीं लिखा है तो इसको तो आपको डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा। ये जो बोल रहा हूं वो समझिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी सत्य कथन है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये तो 100% सत्य है। सारी चीजें जो बोर्ड पर लिखी है सब सही है। मैंने लिखवाया आपको आयनिक बॉन्ड के केस में, आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अभी मैं लिखवाया हूं कोवेलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। देखिए अभी यही पॉइंट लिखवाया ना, जनरली द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर लोअर, यानी कम होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा लगनी चाहिए तोड़ने के लिए, एनर्जी ज्यादा लगेगी तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से आप बॉन्ड को आसानी से तोड़ पाएंगे। तो आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। आयनिक और कोवेलेंट में आयनिक बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। या तो स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ या तो मैं गलत हूं। जो आर्ग्यूमेंट मैं दे रहा हूं इस हिसाब से तो मैं ही गलत लग रहा हूं अभी तो, कि स्टेटमेंट गलत नहीं, वो तो सत्य है, तब तो लिखवा दिया। बिना लिखवाए बात कर रहा होता तो बोलता ठीक है काट के उसको सही कर लीजिएगा। तो लिखवा चुके तो 100% जो लिखवाए वो सही है, यानी या तो मेरे आर्ग्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है, नहीं तो जो लिखवाया गड़बड़ी, लिखवाया वाला गड़बड़ी नहीं, यानी मेरे आर्ग्यूमेंट में कुछ गड़बड़ है। कौन बताएगा मेरे आर्ग्यूमेंट में गड़बड़ी क्या है? यही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे मैंने ये डिड्यूस किया। उस डिडक्शन से मुझे ऐसा लगना चाहिए कि कोवेलेंट का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आयनिक के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए ना, उससे नहीं है इसका आंसर। आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ये मेरे को पहले से पता है। आपको ये बात नहीं पता है, ये मुझे पहले से पता है, क्योंकि ये आंसर इतना आसान है ही नहीं। इसको पता करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स। पहला, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहले तो आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। आप तो बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस and boiling point of water is 100 degrees Celsius. Boiling point is the temperature at which liquid converts into gaseous phase and melting point is the temperature at which liquid converts या solid converts into liquid phase. इससे अलावा हमको नहीं लगता आपको दूसरा डेफिनेशन पता होगा। आपको कि कुछ पता है तो बताइए। ये डेफिनेशन सब चुन्नू मुन्नू डेफिनेशन है जो आप क्लास 9-10 में ही भूल जाना चाहिए था। आपको कभी वो डेफिनेशन सही जो है वो बताया ही नहीं गया, आपको आधा भी नहीं, अधूरा सच बताया गया है। तो इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है
वो थोड़ा सा अच्छा डेफिनेशन है। उसको समझने के बाद ही मैं ये बता पाऊंगा कि कहानी कैसे आगे की ओर बढ़ती है। जब तक ये बात मैं नहीं बता पाता तब तक क्लास आगे बढ़ाई नहीं जा सकती। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगली क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों कोवेलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है रिलेटिव टू आयनिक बॉन्ड। ठीक है।